नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज़ादी के पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। लेकिन जब शिक्षा की नींव ही सांप्रदायिकता पर आधारित होगी तो आने वाली पीढ़ी क्या बनेगी? सवाल ये नहीं है कि हमारा अतीत कैसा था, सवाल यह है कि हमारा अतीत जैसा भी था उसको उसी रूप में इतिहास में दिखाया जाना चाहिए। इतिहास एक ऐसा आईना है जिसमें अतीत को देखा जा सके, लेकिन अगर इतिहास की बुराइयों को, इतिहास की कमियों को या इतिहास में घटी नकारात्मक बातों को छिपा लिया जाए तो क्या सही होगा? तो क्या इतिहास रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। इसलिए इतिहास में जो बुराइयां हैं, जो अच्छाइयां हैं, दोनों को पेश किया जाना चाहिए और कोशिश होना चाहिए कि वर्तमान को संवारने के लिए, भविष्य को संवारने के लिए इतिहास में जो गलतियां हुई हैं, इतिहास में जो चूक हुई है, उस पर नियंत्रण पाया जाए। जब आपको इतिहास में हुई बुराइयों का पता ही नहीं होगा तो आप कैसे वर्तमान को संभालेंगे, कैसे भविष्य को संवारेंगे? साथियों, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, स्वामी विवेकानंद को हिंदू धर्म का मसीहा माना जाता है हिंदुओं के अनुसार, लेकिन स्वामी विवेकानंद ऐसे व्यक्ति नहीं थे या कट्टरपंथी हिंदू नहीं थे या आरएसएस वाले हिंदू नहीं थे जो कि सांप्रदायिकता और एक धर्म विशेष को आगे बढ़ाने की बात करते रहे हों। वे सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते थे, वे धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते थे, वे भारत की संस्कृति में, भारत की बहुआयामी संस्कृति, साझा संस्कृति और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों में विश्वास करते थे। उन्होंने कहा था कि सच्चा भारतीय वही है जिसमें वेदांत की गहराई हो, जिसमें ईसाई धर्म का सेवा भाव हो, जिसमें इस्लाम की बहादुरी हो और जिसमें बौद्ध धर्म की करुणा हो। सभी धर्मों को समेट करके उन्होंने कितनी बड़ी बात कही। इससे क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वे हिंदू थे या ईसाई थे या बौद्ध थे या मुसलमान थे? वे सब कुछ थे। और हमारा देश जैसा है, हमारे देश का चरित्र जैसा है और हमारी विरासत जैसी है, वे उसी के मुताबिक व्यवहार करते थे, उसी के मुताबिक भाषण करते थे और उसी के मुताबिक उनका बर्ताव होता था। उनका शिकागो में दिया हुआ भाषण बहुत चर्चित हुआ। हिंदूवादी लोग भी उसकी सराहना करते हैं। लेकिन विवेकानंद के मूल भाव को या संविधान के मूल भाव को या लोकतंत्र के मूल भाव को भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उसके संगठन के लोग नहीं समझते हैं। तभी वे आज संपूर्ण संस्कृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं। संपूर्ण संस्कृति को, भारत की धर्मनिरपेक्ष संस्कृति को बदलना चाहते हैं। अब आप कहेंगे कि संस्कृति क्या होती है? संस्कृति में सब कुछ आ जाता है। राजनीति भी आ जाती है, समाज भी आ जाता है, दर्शन भी आ जाता है, अध्यात्म भी आ जाता है, अर्थव्यवस्था भी आ जाती है। सब कुछ संस्कृति में समाहित है। शिक्षा भी है। शिक्षा तो पहले नंबर पर होना चाहिए संस्कृति के अंतर्गत, क्योंकि संस्कारों का निर्माण, देश का निर्माण, भविष्य का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण अगर होता है तो शिक्षा से ही होता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सबसे ज्यादा अगर किसी पर फोकस किया है तो शिक्षा है। उन्होंने कहा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे नहीं पियोगे तो गुलाम बने रहोगे और पियोगे तो शासक बनोगे। और जो आपके ऊपर शोषण का, गुलामी का, वर्ण व्यवस्था का आघात आप झेलते रहे हो, उससे मुक्ति मिलेगी।
लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वही वर्ण व्यवस्था के लोग, वही मनुस्मृति को मानने वाले लोग, वही राम राज की अवधारणा वाले लोग, वही एक धर्म विशेष हिंदू धर्म को राष्ट्र धर्म बनाने वाले लोग आज सत्ता में हैं और अपने ढंग से इतिहास को गढ़ रहे हैं, इतिहास को रच रहे हैं और इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के स्कूलों में रामायण महाभारत की कहानियां रखी गई हैं सिलेबस में, और रामायण महाभारत को, रामायण काल को, महाभारत काल को इतिहास बताया जा रहा है, जबकि रामायण और महाभारत सिर्फ एक मिथक है, एक साहित्य की रचना हुई थी और उस साहित्य में कल्पना के आधार पर राम और कृष्ण को गढ़ा गया था। इस बात को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने समझा था और उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दिला करके 14 अक्टूबर 1956 में सावधान किया था रामायण और महाभारत से, राम और कृष्ण से। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के विचारों के घोर विरोधी, दक्षिणपंथी, भगवाधारी, इन्हें जो भी कहा जाए वो कम है, चरमपंथी लोग आज सत्ता में हैं और वे हमारे इतिहास का बंटाधार कर रहे हैं, इतिहास को बदल रहे हैं, इतिहास को वामपंथी नजरिए से, दक्षिणपंथी चश्मे से देख रहे हैं। वामपंथी बता रहे हैं कि वामपंथी इतिहास है और इस वामपंथी इतिहास को बदल करके हमें दक्षिणपंथी इतिहास बनाना है, भगवाधारी इतिहास बनाना है और एक ऐसा इतिहास बनाना है जिससे हमारी वर्तमान पीढ़ी तो गुमराह होगी, आने वाली पीढ़ी भी गुमराह होगी। तो साथियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं सीबीएसई 10वीं, 11वीं, 12वीं के इतिहास में, वहाँ के सिलेबस में, वहाँ के पाठ्यक्रम में जो पढ़ाया लिखाया जाता है उसमें मोदी सरकार क्या परिवर्तन कर रही है, उसमें आरएसएस क्या दखल कर रहा है और उसमें हिंदू पंथी शक्तियां क्या छेड़छाड़ कर रही हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि 9वीं, 10वीं, 11वीं के कोर्स से प्रजातंत्र को हटा दिया गया है। मतलब कि प्रजातंत्र को ये शिक्षा नहीं देना चाहते हैं, प्रजातंत्र का प्रचार नहीं करना चाहते हैं, लोकतंत्र को नहीं मानते हैं और मजबूरी बस लोकतंत्र को मान रहे हैं। इस लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश करना चाहते हैं। इतिहास के दृष्टि से भी, देश को बेच करके भी, देश को बेचने के दृष्टि से भी और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ करके भी लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। इतिहास से भी खत्म करना चाहते हैं, समाज से भी खत्म करना चाहते हैं और संविधान को भी खत्म करना चाहते हैं। ये वो शक्तियां हैं जो सिर्फ हिंदुत्व की स्थापना करना चाहती हैं, हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना चाहती हैं, राम राज को की स्थापना करना चाहती हैं, वर्ण व्यवस्था की स्थापना करना चाहती हैं, मनुस्मृति की स्थापना करना चाहती हैं और देश को 5000 साल पहले की कुपरंपराओं, कुप्रथाओं, गलत रीति रिवाजों, शोषण, अत्याचार और वर्ण व्यवस्था के जहर में फिर से डुबोना चाहती। तो साथियों, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, दक्षिणपंथी शक्तियों, साधु संतों, शंकराचार्य, मठाधीशों से सावधान हो जाइए। ये देश को एक अंधेरी गुफा की ओर ले जा रहे हैं जिसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। जैसे ये संविधान को बदलना चाहते हैं, लोकतंत्र को हटाना चाहते हैं, लोकतंत्र को इतिहास से भी हटाना चाहते हैं, लोकतंत्र को वर्तमान से भी हटाना चाहते हैं, संविधान को भी हटाना चाहते हैं, धर्मनिरपेक्षता को, समानता के सिद्धांत को, यहां तक कि गुट निरपेक्षता को हटाना चाहते हैं। और उसकी शुरुआत इन्होंने बच्चों के पाठ्यक्रम से शुरू किया है कि बच्चों को ऐसी शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, न तो उन्हें लोकतंत्र के बारे में बताया जाना चाहिए, न उन्हें संविधान के बारे में बताया जाना चाहिए, न उन्हें सम्राट अशोक के बारे में बताया जाना चाहिए, न उन्हें मुगल साम्राज्य के बारे में बताना जाना चाहिए, न उन्हें इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताना जाना चाहिए, न उन्हें शीत युद्ध के बारे में। ये सारी चीजें ये शिक्षा से गायब कर रहे हैं।
आपको मालूम होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से धीरे धीरे, एक बार की नहीं, एक बार की करेंगे तो आंदोलन हो जाएगा और इन्हें वापस लेना पड़ेगा जो परिवर्तन किए रहेंगे, इसलिए धीरे धीरे मीठा जहर दे रहे हैं और 2014 से ही इतिहास को बदलने की, इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिशें कर रहे हैं। और 2020 में इन्होंने जिस ढंग से एकाएक इतिहास के अध्यायों को हटाया था और उस पर आवाज उठाई गई थी, उन्हें फिर से वापस लेना पड़ा था। लेकिन 2020 बहुत दिन नहीं बीता है, अभी 2 साल हुए हैं। 2 साल बाद इनका फिर से वही रवैया शुरू हो गया है। आपको हम बता रहे हैं कि सीबीएसई के तमाम चैप्टर्स को किस तरह से हटाए गए हैं। प्रजातंत्र पर जो पढ़ाई की जाती थी, शिक्षा दी जाती थी बच्चों को, उसे हटा दिया गया है। फैज अहमद फैज की 2 कविताएं जो धर्मनिरपेक्षता पर आधारित थी, उन्हें हटा दिया गया है। धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता पर जो बच्चों को पढ़ाया जाता था, उस चैप्टर को भी गायब कर दिया है। और ये जो भारत का प्राचीन इतिहास है, उसके साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले पता चला था कि एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर ने अशोक को औरंगजेब से तुलना किया था। सम्राट अशोक, जिसे कि पूरी दुनिया में महान शासक के रूप में माना जाता है, बौद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में माना जाता है, लोक हितकारी कार्यों के लिए माना जाता है, और उस अशोक को याद करने के लिए अशोक की लाट को और अशोक के सिंह के चिन्ह को आज भी भारतीय करेंसी में, रुपए में, पैसे में, टिकटों में राज चिन्ह के रूप में हर जगह स्वीकार किया जाता है। और उस सम्राट अशोक की तुलना वे महाशय औरंगजेब से करते हैं। औरंगजेब की जैसा असहिष्णु, औरंगजेब जैसा धार्मिक असहिष्णु और उन्मादी कत्लेआम करने वाला शासक बता रहे हैं, जबकि सम्राट अशोक की प्रतिभा के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार ने बहुत पहले स्वीकार कर लिया था महान अशोक के इतिहास को, उनके लाट को, उनके चतुर्मुखी शेर को, और उसे राज चिन्ह बनाया। सिक्कों में, करेंसी में, रुपयों में हर जगह सम्मान दिया। राष्ट्रपति भवन में अशोक हाल का निर्माण किया और अशोक संग्रहालय बनाया, जहां पर अशोक की यादें समेटी गई हैं, सहेजी गई हैं। और उसी अशोक को शिक्षा से गायब किया जा रहा है। अशोक को महान नहीं बल्कि औरंगजेब बताया जा रहा है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां के इतिहास में छेड़छाड़ किया जा रहा है। और हर जगह यह पढ़ाया जा रहा है कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच जितने भी युद्ध हुए हैं, उसमें से महाराणा प्रताप किसी भी युद्ध में नहीं हारा है और अकबर की हार हर जगह हुई है। बिल्कुल गलत इतिहास पेश किया जा रहा है। आपको पता ही है कि अकबर मानसिंह, जो कि मानसिंह को अकबर ने तोड़ लिया था, एक हिंदू थे और उन्हें अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया था और उनका इस्तेमाल महाराणा प्रताप के खिलाफ युद्ध में किया करता था अकबर। और हर युद्धों में अकबर ने जीत हासिल किया था। महाराणा प्रताप को कभी भाग करके जंगल में रहना पड़ता था, कभी भागकर पहाड़ियों पर रहना पड़ता था, कभी घास की रोटियां खाना पड़ता था। मतलब कि खाना तक नहीं नसीब होता था, रहना तक भी नहीं नसीब हो पाता था महाराणा प्रताप को। लेकिन इतना मानना पड़ेगा कि वो एक स्वाभिमानी थे, हिंदू थे और उनके अंदर का स्वाभिमान आज भी जिंदा है, हमारे अंदर, आपके अंदर और सबके अंदर। लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि अकबर से महाराणा प्रताप कभी हार नहीं माने थे। तो गलत इतिहास को पेश करने के लिए अकबर को हारने वाला और महाराणा प्रताप को जीतने वाला पढ़ाया जा रहा है, जबकि इतिहास कुछ और कहता है, वास्तविकता कुछ और है। इसी तरह से महाकाव्य काल में महाभारत काल और रामायण काल आता है, इसको भी इतिहास में शामिल कर लिया गया है, जबकि इतिहास का हिस्सा है ही नहीं।
रामायण और महाभारत का तो समय भी नहीं निश्चित किया गया है कि किस समय राम पैदा हुए थे, किस सन में, किस संवत में, कितनी छठी शताब्दी ईसा पूर्व के कितने पहले या छठी शताब्दी ईसा पूर्व के कितने बाद राम या कृष्ण का जन्म हुआ था। इसका कोई प्रमाण ही नहीं है। अब जिस चीज का प्रमाण नहीं होता है, जिसका पुरातात्विक साक्ष्य नहीं होता है, जिसका इतिहास नहीं होता है, उसे इतिहास में नहीं शामिल किया जा सकता है। लेकिन नहीं, एक मिथक को, एक झूठ को, एक काल्पनिक चरित्र को पढ़ाने के लिए मोदी सरकार, आरएसएस की सरकार और कट्टरपंथी हिंदुओं की सरकार कोशिशें कर रही है और रामायण महाभारत को इतिहास में शामिल। अब रामायण महाभारत में कितना इतिहास, कितना गल्प है, कितना उतार चढ़ाव है, कितना अतिशयोक्त है, कितना विरोधाभास है, इसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो साथियों, न सिर्फ रामायण महाभारत को बल्कि मुगल साम्राज्य को भी एनसीईआरटी की किताबों से, सीबीएसई के सिलेबस से हटाने की जरूरत की गई है। जबकि मुगल काल लगभग 300 साल तक रहा और मुगल काल ने बहुत कुछ दिया भी। मुगल हमें लूटने के लिए नहीं आए थे, मुगल हम पर शासन करने के लिए आए थे। अगर आपके अंदर इतनी कुवत थी तो मुगलों को हरा देते हुए शासन कर ही नहीं पाते। लेकिन जो इतिहास है वो तो इतिहास ही रहेगा, चाहे वो हमारे पक्ष में हो, चाहे वो हमारे खिलाफ हो। तो मुगल साम्राज्य को भी इतिहास से हटाने की जरूरत की जा रही है या की गई है, की जा चुकी है। और इसी तरह से इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ेगा भारत पर, क्या प्रभाव पड़ेगा दुनिया पर, इसे भी सिलेबस से हटा दिया गया है। इतना ही नहीं बल्कि पंचशील बौद्ध धर्म का जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, पंचशील के 5 सिद्धांतों को भी मोदी सरकार ने सिलेबस से हटा दिया है। कोल्ड वार, जिसे शीत युद्ध भी कहा जाता है, जब लड़ाई नहीं होती है और लड़ाई जैसी स्थिति मुंह जबानी होती है, मुंह से लड़ाई होती है, तो उसको शीत युद्ध या कोल्ड वार कहा जाता है। जब गर्मा गर्मी होती है दोनों देशों के बीच, एक शत्रु देश अगर कुछ कहता है तो उसका प्रतिकार करता है, तो उसे शीत युद्ध कहा जाता है। और यह बहुत जरूरी है। शीत युद्ध को कांग्रेस के शासनकाल में इतिहास में शामिल किया गया था। कितने शीत युद्ध हुए हैं और शीत युद्ध का क्या परिणाम होता है और शीत युद्ध से कैसे बचा जा सकता है, शीत युद्ध का इतिहास क्या है, इन सब को भी हटा दिया गया है सिलेबस। तो बच्चों को एक अंधकार की ओर झोंका जा रहा है और वास्तविकता से उन्हें हटाया जा रहा है। उन्हें सिर्फ एक कट्टर हिंदू बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्हें धर्मनिरपेक्ष मूल्यों से हटाया जा रहा है। संविधान के मूल्यों से, लोकतंत्र के मूल्यों से, भारत की बहुआयामी संस्कृति से बच्चों को महरूम किया जा रहा है। लोकतंत्र की आत्मा से और भारत की साझा विरासत और भारत के वास्तविक इतिहास, भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति से बच्चों को गुमराह किया जा रहा है या उनको गलत शिक्षा दी जा रही है, भगवाकरण करके इतिहास का और इतिहास के साथ छेड़छाड़ करके मोदी सरकार या मोदी सरकार में बैठे आरएसएस के लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो हिंदू राष्ट्र को, राम राज को, हिंदुत्व की स्थापना को दिमाग में रख करके कर रहे हैं, जो कि असंवैधानिक है। सिर्फ हिंदू ही नहीं रहता है इस देश में बहुत से धर्मावलंबी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं। अगर सिर्फ हिंदुत्व का विकास होगा, हिंदुओं का विकास होगा, तो बाकी लोग कहां जाएंगे? और यह देश जिस तरह से धर्मनिरपेक्ष था और आज है, उसी तरह से आगे भी रहेगा। इनकी ये शरारत और इनका ये भगवाकरण करने का मुहिम और इनकी यह दक्षिणपंथी सोच नहीं चल पाएगी, क्योंकि हमारे देश में अभी बुद्धिजीवी वर्ग जिंदा है, पत्रकार
निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष हैं। और एक बहुत बड़ा तबका हिंदुओं का भी है। ये जितने भी कट्टरपंथी हिंदूवादी मानसिकता के लोग हैं 10% में सिमट जाते हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और इनके और भी जो हिंदू संगठन है सब 10% के अंदर आते हैं। और ये कट्टरपंथी हैं, ये क्या करेंगे, ये खुद हिंदुत्व का कबाड़ा कर रहे हैं, खुद हिंदुत्व की चूल्हे उखाड़ रहे हैं। और इन्हें मानवता से, संविधान से, लोकतंत्र से, इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। तो साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, तो शिक्षित होने के लिए हमें वास्तविक शिक्षा मिलनी चाहिए। इतिहास की, राजनीति की, अर्थव्यवस्था की, विज्ञान की, और सारी शिक्षा आधुनिक होनी चाहिए और सारी शिक्षाएं वास्तविक होनी चाहिए। न तो हम भगवा शिक्षा को कभी ग्रहण किए हैं, न हम भगवा शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं, और न हम भगवा शिक्षा को कभी ग्रहण करेंगे। अगर ऐसी सोच होगी तो ये मुट्ठी भर शक्तियां इतिहास से छेड़छाड़ करने की कितनी भी कोशिशें कर लें, लेकिन वास्तविकता और सत्य अपनी जगह अडिग रहता है। सत्य को कभी डिगाया नहीं जा सकता है। वास्तविकता को थोड़े समय के लिए गुमराह जरूर किया जा सकता है, वास्तविकता से और सत्य से थोड़े समय के लिए जरूर गुमराह किया जा सकता है, लेकिन अंततः सत्य और वास्तविकता एक दिन सतह पर आ ही जाती है और उसे छिपाया नहीं जा सकता है, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो सांप्रदायिक शक्तियों द्वारा जो इतिहास को बदलने, इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने, संविधान के साथ छेड़छाड़ करने, प्रजातंत्र को मिटाने, लोकतंत्र को नष्ट करने की जो मुहिम छेड़ी गई है, इसका साथ कतई नहीं देना है, बल्कि हमें इसके विरोध में खड़ा होना है और भारत की साझा संस्कृति को, भारत की तमाम भाषाओं को, भारत की संस्कृति को, भारत की बहुआयामी विरासत को बचाए रखने के लिए हमें जो कुछ भी बड़ा कदम उठाना पड़े, उठाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।